तक तो जो आदमी 2 वक्त की रोटी को मोहताज था, आज वो गधे खरीद रहा है। मैं तो बोलता अंदर खेलता है, टीवी की आवाज़ नहीं आएगी, टीवी की आवाज़ नहीं आएगी बे। वो तुम चिल्लाओ तुम कुछ छोड़ो दादी, जगह नहीं है बैठने की जगह नहीं। ये गुलरेज जरूर कोई ना कोई भेद छुपाए बैठा है। तुम ऐसा करो, मौका देखकर इसकी बीवी और बातों में यह पता लगाओ कि आखिर इनके पास इतनी दौलत आती कहां से है। औरत होने के नाते तुम आसानी से उसका भेद निकाल सकती हो। गौहर को भी यह बात जच गई, क्योंकि वह खुद भी यही जानने को बेताब थी। उसने सिर हिलाकर हामी भर ली और सही मौके का इंतजार करने लगी। कुछ ही दिनों बाद वह मौका भी आ गया। एक सुबह जब गुलरेज अपना सामान लेकर बाजार चला गया और घर में सिर्फ मेहरू और बच्चे थे, तब गौहर सजी धजी होकर मेहरू के घर जा पहुंची। मेहरू जो दिल की बेहद सीधी और पड़ोसन को आया कुमार उसने गौहर की बड़ी खातिर अबे एक्सेप्ट तो कर आदर से बिठाया मेरा, और मेहमान नवाजी किसी और का है, मेरा नहीं आया। उसने गौहर के सामने ताजा दूध, खालिस घी से चुपड़ी हुई गरम बताओ रोटियां तो कौन लेगा? और मीठा लाकर रख आया दिया नेट आया और मोहब्बत से बोली, तो मेरे में ज्वाइन स्टार्ट मारूं तकल्लुफ बिल्कुल मत करना। गौहर ने जब वह करूं रोटी स्टार्ट। उस खालिस घी और गाढ़े दूध के साथ चखी तो उसका स्वाद ऐसा था कि वह दंग रह गई। उसने जिंदगी में ऐसा बेहतरीन मेरी खाना वीडियो चालू है मगर उसका असली मकसद तो कुछ और ही था। उसने चालाकी से बात आगे बढ़ाते हुए मेरू से पूछा, वाह बहन, क्या ही उम्दा दूध और घी है, क्या तुम्हारे पास ये इतनी अच्छी चीज बड़ी मात्रा में रहती है? मेहरू जो किसी की चालाकी समझने वाली औरत न थी, बिना कुछ सोचे समझे सादगी से बोल पड़ी, हाँ बहन। ये प्रीमा जी इतना क्यों दिखा रहे हैं? चल जल्दी है, तो किधर खड़ा है? अबे आ, खड़ा क्यों है? शाहिद भाई 3 किलो हो, जल्दी आ। खड़ा हुआ है ना तो अभी भी गया, मर गया। अब लड़ू, अब 3 एक साथ घुसे तुम्हारी तो आओ लड़ो, आओ लड़ो, आओ लड़ो, आओ लड़ो। ठेले वाले को सामने वाला चिल्ला रहे, ठेले वाले को सामने वाला चिल्ला रहे, अंदर आ रहा है भुट्टा लेके। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे पास कभी खत्म ही नहीं होता। मेरू की यह बात सुनकर गौहर के कान खड़े हो गए और उसके दिमाग में शक की चिंगारी और तुम्हारी वह अपने दिल में सोचने लगी, इतनी बड़ी मात्रा में रोज का दूध और घी तो किसी बड़े रेवड़ या बहुत सी भैंसों गायों से ही मिल सकता है, मगर इस लकड़हारे के छोटे से घर में तो इतने जानवर बांधने की जगह तक नहीं है। फिर आखिर यह सब आता कहाँ से है? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा है और मुझे उस राज को हर हाल में मालूम करना होगा। गौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल में फरेब की चालें चल रही थी। गौहर ने अपनी चाल चलते हुए एक छोड़ गढ़ा और बोली, बहन सच पूछो तो मेरा छोटा बेटा कई दिनों से बीमार है और कुछ खा भी नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा है कि उसे ताजा दूध और घी देना चाहिए। क्या तुम मुझ पर मेहरबानी करके थोड़ा सा दूध और घी दे सकती हो? मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेहरू का दिल तो वैसे ही नरम था और बीमार बच्चे का नाम सुनकर वह और पिघल गई। उसने फौरन कहा, अरे इसमें पूछने की क्या बात है बहन, तुम जरा यहीं ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक पूरा मटका भर कर लाती हूँ। ये कहकर बहन उठी और घर के पिछले सहन की तरफ चली गई, जहाँ वह अनोखी बकरी बंधी हुई थी। मगर गौहर भला यह मौका कैसे छोड़ती? वह दबे पांव उठी और कमरे के दरवाजे की ओर से झांक कर देखने लगी कि मेहरू आखिर दूध लाती कहाँ से है। और जब उसने सहन में नजर दौड़ाई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि मेहरू एक बेहद अजीब से रंग वाली बकरी के नीचे बैठी है। आधी
आधी काली आधी सफेद, और उसी को धोकर वह दूध और घी निकाल रही है। गौहर के दिल में जैसे लड्डू फूट पड़े। उसे सारा भेद समझ आ गया था। उसने अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से दबाई और चुपचाप वापस अपनी जगह आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेहरू एक मटका दूध और घी से भरकर ले आई और मोहब्बत से गौहर को थमा दिया। गौहर ने ऊपरी दिल से उसका शुक्रिया अदा किया, ढेरों दुआएं दी और वह मटका लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गई। मगर उसके दिल में मेहरू की भलाई के लिए जरा भी जगह न थी। तू आगे देख, मैं पीछे देखता हूँ। मर गया? रास्ते भर वह यही सोचती रही कि किस तरह यह जादुई कैसे मारा? घर पहुंचते ही उसने सरफराज को सारा वाकया कह सुनाया। उस अनोखी आधी काली आधी सफेद बकरी का राज खोल कर रख दिया। सरफराज यह सुनकर लालच से पागल हो उठा। अरे बेटा 37 किल भी कम नहीं होते तुम्हारी भी इस टाइम। लो बेटा तुम लोग खाओ, तो आज तो एक ग्रेनेड खाना ही है। तुम लोग को गिफ्ट में दे रहा हूँ मैं ग्रेनेड, और तुम लोग यह है कि खा भी नहीं रहे हो मेरा ग्रेनेड। ले बेटा ले, ले बेटा ले। तुम्हारी भी जैसे ही चारों तरफ अंधेरा छा गया और गांव नींद के आगोश में चला गया, सरफराज चुपके से अपने घर से निकला। वह एक आम सी बकरी अपने साथ लेकर आया था, जिसका रंग बिल्कुल उस जादुई बकरी जैसा दिखता था, आधा काला आधा सफेद, ताकि किसी को शक तक न हो। सरफराज ने बड़ी फुर्ती और होशियारी से गुलरेज के घर की दीवार फांदी और चुपके से सहन में दाखिल हो गया। उसने उस जादुई बकरी की रस्सी खोली और बड़ी एहतियात से उसे अपने साथ ले लिया और उसकी जगह वह आम सी नकली बकरी बांध दी। नकली बकरी हूबहू असली जैसी ही दिखती थी, इसीलिए ऊपरी तौर पर किसी को कुछ पता न चलता। जब सरफराज को पूरा यकीन हो गया कि अब कोई भी इस फर्क को नहीं पहचान पाएगा, तो वह दबे पांव वापस अपने घर लौट आया और उस असली जादुई बकरी को एक कोठरी में छुपा दिया। उस रात वह बड़े इत्मीनान से सोया, यह सोचकर कि अब दौलत के सारे रास्ते उसके लिए खुल गए हैं। अगली सुबह हमेशा की तरह मेहरू बर्तन लेकर बकरी को धोने बैठी। उसने सफेद वाले हिस्से की तरफ से धोना शुरू किया, मगर इस बार बर्तन में दूध की धार नहीं फूटी। बहुत कोशिश के बाद बस थोड़ा सा मामूली दूध निकला और घी तो बिल्कुल भी नहीं है। मेहरू हैरान परेशान रह गई। उसने सोचा शायद आज बकरी की तबीयत ठीक नहीं है। उसने दोबारा साले खील चुरा लिए है ना। मगर नतीजा वही रहा। आखिरकार घबराकर उसने अब वीडियो अपलोड करने का 2 मिनट रुक जाओ, बस वीडियो अपलोड कर दूँ। कि बकरी में अब वह पहले वाली बरकत नहीं रही। गुलरेज यह सुनते ही देख दौड़ता हुआ फर्स्ट में ही आया मेरा भाई, उसने बकरी को बड़े गौर फर्स्ट से में ही आया हूँ। उसका रंग, उसकी आंखें, उसका डील और फिर अचानक उसका माथा ठनका। लाइक तो कर, लाइक तो कर, मैं भी तो लाइक हमारी बकरी नहीं है, लाइक कर, लाइक ये कर, तो कोई जल्दी और लाइक कर। बकरी है। हमारी कर असली बे। जादुई बकरी को किसी ने चुरा लिया है और उसकी जगह ये नकली बकरी बांध गया है। ये कहते हुए उसका दिल बैठ गया। फिर उसने मेहरू की तरफ मुड़कर पूछा, सच सच बताओ, कल मेरे जाने के बाद क्या कोई हमारे घर आया